रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब। आपका स्वागत करते हैं हम अपने साप्ताहिक कार्यक्रम आए वे यह है रोशनी का कारवां में। मेरे साथ हैं सलीम रजा और मैं हूं अरशद इकबाल। जोश मलिहाबादी की एक रुबाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है। गुंचा कली को कहते हैं ना, जी। तो कली से वो कहता है शायर कि गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। क्या बात। तबस्सुम यानी मुस्कुराहट। गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने कहा इस चमन में बाबा, ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपना एक्सेप्टेंस लेवल ऊंचा रखें, यानी कि जो सच्चाई है उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, भले ही वो एक मुस्कान हो जो हमें मिली हो। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती हैं और जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। तो ऐसी सिचुएशन में समझदारी यही कहती है कि हम परिस्थितियों को स्वीकार कर लें, आगे बढ़ें और उस चीज को तलाश करें जिसे दिल चाहता है। भाई, बात सच्ची यह है कि सच्चाई होती है ठोस और मजबूत, और इस पर आधारित आपकी जिंदगी की इमारत भी लाजमी तौर से ज्यादा मजबूत होगी। हमारे आज के मेहमान ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था जब वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे थे। अपनी दृष्टिहीनता को स्वीकार करके वो आगे बढ़ते गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम दोनों हरी राघवन की, जो मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सोल्यूशन स्पेशलिस्ट है। हरी राघवन से उनके बारे में बातचीत करेंगे हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जो काम है इस कंपनी में, इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, हम टेक्नोलॉजी बेचते हैं, और इसमें मतलब टेक्नोलॉजी जैसे कि सर्वर्स होते हैं, नेटवर्किंग होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, और मेरे जो क्लाइंट्स हैं ज़्यादातर बैंक्स होते हैं। तो इस सिलसिले में आपका स्पेसिफिक रोल क्या है? मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ जी। तो मेरा काम यह है कि सबसे पहले क्लाइंट की ज़रूरतें समझना, फिर उसके हिसाब से उनको जो सोल्यूशन या उनको जो सूट करे वो उनको पहुंचाना। काफ़ी बार क्लाइंट के यहाँ जाना पड़ता है, क्लाइंट से समझना पड़ता है कि उनकी दिक्कतें क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। फिर वापस आकर हमारे जो इंटरनल टीम्स हैं उनके साथ बैठ के हम क्लाइंट के लिए एक सोल्यूशन बनाते हैं जो उनके लिए बिल्कुल उनके हिसाब से फिट हो जाए, और फिर वापस क्लाइंट को ये हम जाके दिखा देते हैं। तो आप जो है, आपका तो आंखों का प्रॉब्लम है, आप आजकल बिल्कुल देख नहीं सकते हैं जी। तो ये चैलेंज के साथ आप ये काम करने में आपका कुछ दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं, और इस अगर है तो फिर आप ये चैलेंजेस कैसे टैकल करते हैं? थोड़ी बहुत तो दिक्कतें होंगी, लेकिन ऐसी कोई ये नहीं है जो आप पार नहीं कर सकते हो मेरे हिसाब से जी। क्योंकि आज के तारीख में इतनी टेक्नोलॉजी है। सिंपल चीज़ है जो आपको भी पता होगा, डिक्टाफोन जी, या माइक्रो कैसेट रिकॉर्डर जैसे कहते हैं। इससे लेके बड़ी टेक्नोलॉजी भी है जैसे कि कंप्यूटर्स हैं, जिसके ज़रिए आप उतने ही कॉम्पिटिटिव बन सकते हो जितने के आपके बाकी के कलीग्स हैं, क्योंकि आपके पास वो सारे क्या बोलते हैं औजार हैं या सारे टूल्स हैं बिल्कुल, जिससे आप कम्पीट कर सकते हो, और कम्पीट करने में मजा आता है। आपने जब ये कंपनी में दाखिल हुआ आपका और काम शुरू किया जी, तो आपका जो कोलीग्स हैं जी, तो उनका आपके प्रति क्या इनिशियल रिस्पॉन्स था? लोग आपको कैसे देखेंगे या आपकी तरफ उनका जो रवैया है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अपने बारे में कभी कोई कमी लगे या लगे कि मैं शायद मतलब मेरी में ये क्षमता नहीं है, या मैं इतना बाकियों की तरह मैं इक्वल नहीं हूँ उनके तरह, तो फिर वो आपके रवैये में आ जाएगा और लोग भी आपको उस तरह से देखने लगेंगे। लेकिन अगर आपको खुद कॉन्फिडेंस है, हर आदमी अलग है, तो हम अलग हैं, कम नहीं है, ये अगर आप समझ लें तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। आपको कब पता चला कि आपका आंखों में दिक्कत है पहली बार? देखिए, बचपन से ही मुझे लगा कि हाँ, मुझ में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे या कोई भी ऐसी कोई गेम खेलते थे तो बहुत बार मुझे बॉल दिखाई नहीं देता या कैच छूट जाता था जी। तो मुझे एहसास था कि हाँ, कुछ तो अलग है, लेकिन
मैं श्योर नहीं था कि बस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या क्या है। जैसे वक्त बीत गया मुझे लगा कि हाँ ये तो ज़्यादा होते जा रहा है, तो जो पहले मैं आसानी से कर सका वो ज़्यादा मुश्किल होने लगा। तो पहले क्रिकेट छोड़ना पड़ा, फिर फुटबॉल छोड़ना पड़ा, तो फिर मुझे बाहर जाने में दिक्कत होने लगी अकेले। तो धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है। और 10वीं कक्षा के बाद मैंने अपना आँखों का चेकअप करवाया था, क्योंकि हमारे आई डॉक्टर ने कहा था कि इनको करनी चाहिए। तो तब हमें पता चला कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इनको, और ये एक ऐसी बीमारी है जिससे आदमी का जो दृष्टि है वो धीरे धीरे चला जाता है। जी, तो जब आपको ये मालूम पड़ा तो आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या था? अगर आपके फैमिली में वो सपोर्ट है, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो मेरे इसमें मतलब परिवार में था, और मैं उनको सारा श्रेय उन्हीं को देता हूँ कि जो मैं आज जिस लेवल पे आऊँ, जो बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की वजह से और मेरी बहन की वजह से। तो इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं कि एक्सेप्टेंस इज हाफ द बैटल वन। जी, जिस दिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे यहाँ पे पीछे नहीं रहना है और मुझे कुछ कर दिखाना है, उसके लिए मुझे अपना कंडीशन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर मैं दृष्टिहीन होते जा रहा हूँ तो हो रहा हूँ, इसमें कोई मतलब हाँ जी, बिल्कुल शर्म की बात नहीं, और वैसे भी ना कहने से कुछ चला तो नहीं जाने वाला है वो। जिस दिन एक्सेप्ट किया, अगले दिन मैं भर्ती हो गया केन मोबिलिटी में, US जाके कंप्यूटर सीखा हूँ। तब से बस क्या कहते हैं, मजा आ रहा है लाइफ में। अच्छा हरी, इस वक्त हम एक गाने का वक्त आ गया, तो आपके पसंदीदा कोई गाना है जो हम सुने अभी? किशोर दा का एक गाना है चलते चलते, मेरी ये गीत। वाह। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि दृष्टिहीनता करीब लगभग आपके 10वीं कक्षा, यानी कि आप शायद 14 साल के होंगे उस वक्त। तो 14 साल से पहले और 14 साल के बाद आपका जो रुचियां हैं, हॉबीज हैं, इंटरेस्ट हैं, उसमें कोई चेंज आया बिकॉज ऑफ योर ब्लाइंडनेस? मुझे किताबें बहुत पसंद थी और अभी भी है। फ़र्क इतना है कि पहले मैं पढ़ता था, अभी मैं सुनता हूँ। जैसे ऑडियो नॉवेल्स हैं, काफ़ी ऑडियो नॉवेल्स सुन लेता हूँ, बाकियों से रिकॉर्ड करके या कभी खुद खरीद के। पहले भी मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद थे, हालांकि मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलता, लेकिन मैं काफ़ी एक्सरसाइज करता हूँ। मुझे मार्शल आर्ट्स भी काफ़ी पसंद है। तो रुचि तो वही है, बस उनको करने का ढंग थोड़ा आप समझ सकते हैं अलग हो। हरी, आपने एक MBA किया है जो काफ़ी लोग मानते हैं कि बहुत मुश्किल है। MBA का एंट्रेंस एग्जाम ही बहुत चैलेंजिंग है, तो इसके लिए आपने तैयारी कैसे की? वो काफ़ी मज़ेदार कहानी है। एक्चुअली जब मैं CT देना चाह रहा था, तब इसके पहले कोई एग्जाम्पल था ही नहीं, उदाहरण था ही नहीं कि कोई ब्लाइंड आदमी ने कभी ऐसे एग्जाम दी है। उनके पास ना एक्स्ट्रा टाइम के लिए कोई प्रोविजन था, ना कोई राइटर जो स्क्राइब कहते हैं जो आप मेरा एग्जाम लिख सके, ऐसे कोई अरेंजमेंट भी नहीं थी। एग्जाम की तैयारी के बीच में मैं जो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन करके है साउथ बॉम्बे में, वहाँ पे तकरीबन कुछ 16-17 बार चक्कर मारे, काफ़ी रिक्वेजिशन दी कि मुझे टाइम्स चाहिए होगा और मुझे एक स्क्राइब चाहिए होगा। तो मुझे बढ़िया स्क्राइब मिला और मैं उनके साथ बहुत दिन में मतलब 3 क्वेश्चन पेपर एक साथ बैक टू बैक जिसे कहते हैं सॉल्व करता था और मैंने अच्छा स्कोर किया और ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के आई थिंक 2nd बेस्ट कॉलेज मुझे एडमिशन मिला और वो 2 साल बहुत मजा आया वहाँ पे। जी। अभी आप अगर आप अपने सुनने वालों से अगर आपने जिंदगी में जो आपने कुछ सीखा है जी, उसमें से कुछ आप सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे प्रोत्साहन के तौर पे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीज़ें चाहिए हैं। अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो आप दिशाहीन हो। दृष्टिहीन होना इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन दिशाहीन होना ज़्यादा दिक्कत की बात है जी। तो आपका एक तो लक्ष्य आप तय रखो जी। दूसरी बात, आपके टूल्स, जैसे आपने कहा था कि टूल्स जी आपके जगह पे होने चाहिए। आपको आप केन मोबिलिटी हो, कंप्यूटर्स हो, इंग्लिश हो, काफ़ी चीज़ें आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनानी है जी। तो अगर आपका लक्ष्य सही है और आपकी अगर प्रिपरेशन सही है तो मैं समझ सकता हूँ आप जो भी चाहते हो आप बन सकते हो। आंख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.eyeway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं।
हाईवे, ये है रोशनी का कारवां। अपने इस प्रोग्राम में हमेशा हम आपके सामने एक न एक दिलचस्प प्रोफाइल रखते हैं। तो आज जिस हस्ती के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं उनका स्वर्गवास हो चुका है, पर एक वो ही थे जिन्होंने भारत में डिसेबल लोगों के लिए मॉडर्न रिहैबिलिटेशन सर्विसेज की नींव रखी थी और खास तौर पर दृष्टिहीन लोगों के हितों के लिए काम किया था। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री लाल अडवाणी जी की, जिन्होंने अपने जीवन के 60 साल इसी क्षेत्र पर काम किया, इसी क्षेत्र में कुछ न कुछ करते रहे। अडवाणी जी के सफरनामे को बयान करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने स्पोर्ट्स कमेंटेटर श्री चारू शर्मा। स्वर्गीय श्री लाल अडवाणी वास्तविक मान्य में एक कर्मयोगी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिसेबल्ड लोगों के अधिकारों और पुनर्वास सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया था। वो स्वर्गीय श्री अडवाणी ही थे जिन्होंने भारत में विकलांग लोगों के लिए आधुनिक पुनर्वास सेवाओं की नींव रखी थी। वह करीब 60 वर्षों तक इन कार्यों में लिप्त रहे थे, जिनकी शुरुआत सितंबर 1943 से हुई थी, जब उन्होंने देहरादून में युद्ध में दृष्टिहीन हुए सैनिकों के लिए बने सेंट डंस्टन हॉस्टल को ज्वाइन किया था, जिसे अब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड के नाम से जाना जाता है। और अप्रैल 1982 में इसके डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हुए थे, पर इसके बाद भी वो अपनी आखिरी सांस तक डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए काम करते रहे। 26 अप्रैल 1923 को कराची में जन्मे श्री लाल अडवाणी ने 12 वर्ष की आयु में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, पर इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके वो पूरी मेहनत और लगन के साथ जुटे रहे और आगे बढ़ते गए। 1955 में पंडित नेहरू ने विश्व विख्यात डेफ ब्लाइंड राइटर और फिलोसोफर हेलेन केलर के भारत भ्रमण के दौरान उनका साथ देने के लिए श्री अडवाणी को एक लिएजन ऑफिसर का कार्यभार सौंपा था। इसी साल में उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जिनके चलते वो कई बार दिन में 16 घंटे काम किया करते थे। पिछली सदी के दूसरे भाग में डिसेबिलिटी क्षेत्र के हित में किया गया ऐसा कोई प्रमुख विकास कार्य नहीं था जो उनके नाम के साथ जुड़ा न हो। इसके अलावा श्री अडवाणी करीब 20 वर्षों तक वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन द्वारा प्रकाशित ब्रेल इंटरनेशनल नाम की एक मैगजीन को एडिट करते आए थे। आज श्री अडवाणी हमारे बीच नहीं है। उनका निधन 1 मार्च 2005 को हो चुका है, पर उनका काम और शिक्षा आने वाली कई पीढ़ियों तक उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे जो डिसेबल्ड लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति समर्पित हैं। Action mentioned in this advertisement should not be imitated by anyone, especially by children. भाई साहब, ये आपको थम्स अप कहाँ से मिली? वो दुकानदारों ने तो कहा कि आखिरी थम्स अप खत्म हो चुकी है। थम्स अप चाहिए? जी। काफी सिंपल है। कैसे? उस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पे पहुंच जाओ, वहाँ फिर वहाँ से सामने वाली बिल्डिंग की छत पे छलांग लगाओ। हैं? उस छत से नीचे देखोगे तो थम्स अप का एक ट्रक जाता दिखेगा। हाँ। बस तार पकड़ के पहुंच जाओ और उसी पर से उठा लो। लेकिन मैं भी वहीं से लाया हूँ। मैं तो समझ गए? और सुनो जी, आखिरी थम्स अप जैसा कुछ नहीं होता। Thumbs Up is a registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. दोस्तों, बड़ी पुरानी कहावत है, नॉलेज इज पावर, और ये बात आज के दौर में कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। बिल्कुल।
जो लोग दृष्टिहीन हैं वो खुद को इन्फॉर्म्ड रख पाने के लिए क्या करें, इस सब्जेक्ट पर बताने वाला जॉर्ज से बेहतर तो हमें कोई नजर नहीं आया। जी हाँ, सही फरमा रही हैं आप। जॉर्ज जो कि बचपन से ही प्रिंट इम्पेयर्ड हैं, उन्होंने कौन से रास्ते इख्तियार किए खुद को इन्फॉर्म्ड रखने के लिए? आइए सुने उन्हीं की जुबानी और फिर वही बताएंगे कि आज के इस दौर में प्रेजेंटली हमें अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखने के लिए क्या करना चाहिए। और जिनसे बात करेंगे प्रणय गड़ोदिया। जॉर्ज साहब, आपका स्वागत है आज टेबल की दूसरी ओर। जैसा सलीमा जी बता रही थी कि नॉलेज इज पावर, या ये भी कहा जाता है कि ज्ञान की रोशनी अंधेरे को दूर करती है। और आज के इस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन युग में क्या ये उतना ही सही है एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए भी? बिल्कुल, ये दृष्टिहीन लोगों के लिए भी उतना ही सही है जितना दृष्टिवान लोगों के लिए। कोई दृष्टिहीन लोग किसी ग्रुप में बैठा रहता है तो लोगों का आम धारणा ये है कि ये दृष्टिहीन व्यक्ति कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, ये बस सिर्फ अपने दृष्टिहीनता के बारे में बात कर पाएंगे या अपने फैमिली के बारे में बात कर पाएंगे, किसी आम विषय पर बात नहीं कर पाएंगे। अगर दृष्टिहीन व्यक्ति जानकार हो और मान लो डिस्कशन हो रहा है कोई अर्थशास्त्र के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में बात हो रहा है, और जब दृष्टिहीन व्यक्ति उस विषय पर आत्मविश्वास और जानकार रूप से उसमें भाग लेते हैं डिस्कशन में, तो आप वक्त के साथ ये महसूस करेंगे कि जो उस ग्रुप में जो अन्य व्यक्तियों का जो दृष्टिहीन व्यक्ति के प्रति जो रवैया है या रुख है उसमें बदलाव आ जाता है। तो जानकारी जो है, लोगों का परसेप्शंस या लोगों का सोच किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के बारे में बदल सकता है। बिल्कुल सही बताया साहब आपने। तो जॉर्ज साहब, ये बताएं कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए जानकारी प्राप्त करने के क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल हैं? जानकारी प्राप्त करने का जो सिलसिला है ये बचपन से शुरू हो जाता है। जब बच्चा सीखता है कि घर में कैसे चीज़ें होते हैं, क्या कहाँ पर है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन का जो शक्ति है पहला स्रोत है जानकारी का। दूसरा अनुभव, अपने ज़िंदगी के जो अनुभव होते हैं वो एक जानकारी का स्रोत है। तीसरा है यात्रा, ट्रैवल। जब आप जगह जगह ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ से हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलता है। चौथा जरिया है हमारे जो मास मीडिया जो है, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स वगैरह वगैरह। एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है जानकारी प्राप्त करने का, वो ज्ञानी लोगों या बड़े लोगों के साथ वार्तालाप करना, इंटरैक्ट करना। तो ये कुछ ऐसे स्रोत है, जरिए हैं जहां से आप अपना जानकारी बढ़ा सकते हैं। जॉर्ज साहब, हम सब जानते हैं कि आप किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन हैं। आज आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना सुनना चाहेंगे। परिचय फिल्म का एक गाना है किशोर कुमार का, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। जी हाँ, चलते जाने के लिए सही इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? जहाँ तक जानकारी का सवाल है, दृष्टिहीन होना या दृष्टिवान होना ज़्यादा फर्क नहीं है। जाहिर है कि दृष्टिहीन लोगों को जो अखबार है, किताबें पढ़ना वगैरह ज़रा मुश्किल हो, पर आज की तारीख में काफ़ी ऐसे ज़रिए उपलब्ध है दृष्टिहीन लोगों को जानकारी प्राप्त करने के लिए। हम अगर विस्तार से इस पर विचार करें तो पहली बात तो अगर ग्रामीण इलाके में हो तो लोगों से बातचीत करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो का माध्यम है जो ग्रामीण इलाके में भी उपलब्ध है। उस जो पाठशालाएं हैं, एजुकेशन जो है, शिक्षा, वैसे आम व्यक्ति के लिए भी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि शिक्षा एक जानकारी प्राप्त करने का एक माध्यम है और मेरे ख्याल से हर बच्चा अगर दृष्टिहीन हो या दृष्टिवान हो उनको ज़रूर पाठशाला भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बहुत जानकारी प्राप्त करने का एक स्रोत है। फिर आसपास के जो अनुभव, जो ज़िंदगी का जो अनुभव है वो दृष्टिहीन लोगों के लिए भी काफ़ी महत्व रखता है। और एक मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्रोत जानकारी का ये है कि प्रश्न पूछना। मेरे ख्याल से वो क्यूरियोसिटी जो अंग्रेज़ी में कहते हैं, चीज़ें जानने का जो इच्छा व्यक्ति में जो है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हर बात पे प्रश्न पूछना और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का जो डिज़ायर है, आशा है या इच्छा है, उसको बरकरार रखना, ये जानकारी प्राप्त करने का एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। और आज के तारीख में कंप्यूटर के माध्यम से भी दृष्टिहीन लोगों को काफ़ी जानकारी प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर स्क्रीन्स में जो कुछ भी लिखा रहता है वो आवाज़ के माध्यम से दृष्टिहीन लोगों को पहुंचाया जा सकता है। इसके माध्यम से किताबों हो या समाचार पत्र हो या जो अन्य जानकारी जो टेलीविज़न के इंटरनेट या ईमेल के माध्यम से जो दृष्टिहीन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। आखिर में ब्रेल, हमारे जो देश में जो अलग अलग ब्लाइंड स्कूल्स हैं वहाँ पर ब्रेल में कई किताबें उपलब्ध है। ब्रेल लाइब्रेरीज़ हैं कई जगहों पर, जहाँ पर उपन्यास भी उपलब्ध है और आम जानकारी का किताबें भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ कई ऐसे संस्थाएं हैं जो दृष्टिहीन लोगों के लिए कैसेट्स पे जानकारी उपलब्ध कराते हैं रिकॉर्ड करके। और एक नया टेक्नोलॉजी जो आज के तारीख में जो उपलब्ध है वो डेजी टेक्नोलॉजी है, जो सीडीज़ पे रिकॉर्ड करके किताबों और जानकारी दृष्टिहीन लोगों के लिए उपलब्ध किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे स्रोत हैं जो दृष्टिहीन लोग उपयोग कर सकते हैं अपने आप को सशक्त करने के लिए। चलते चलते जौहर साहब ये भी बताएं कि छोटे बच्चों के इंफॉर्मेशन अपडेशन के लिए माता पिताओं के लिए आपका क्या सजेशन होगा? पेरेंट्स का मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जब बच्चा करीब 8-9 महीने का होता है, आम बात है कि वो बिल्कुल रिसेप्टिव होता है, जानकारी लेने के लिए तैयार होता है। तो काफ़ी वक्त अक्सर ये होता है कि क्योंकि दृष्टिहीन है, विकलांग है, तो पेरेंट्स निराश हो जाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि ये भी एक आम बच्चा है, इनको भी आम बच्चों की तरह बड़ा करना है। मेरे ख्याल से बच्चों को बचपन से ही कहानियाँ सुनाना ज़रूरी है, जिससे बच्चों को जानकारी प्राप्त करने में दिलचस्पी पैदा हो। इसके साथ साथ बच्चों को सवाल या प्रश्न करने का भी एक प्रोत्साहित करना चाहिए कि जब बच्चा सवाल करता है उसको बिना गुस्से हुए, बिना पेशेंटली हमें उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि जानकारी प्राप्त करने के लिए कुरेदना बहुत ज़रूरी है। कुरेदने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली यंत्र है सवाल, और जो आम दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में घर में चर्चा किया जाए, ताकि ये जो विकलांग बच्चे हैं, दृष्टिहीन बच्चे हैं, वो भी उस चर्चा में शामिल हो, डिस्कशंस करें, ताकि उनका जो जनरल नॉलेज उसमें उनका रुचि डेवलप हो, पैदा हो, जिससे आगे चलकर वो अपने आप ऐसे विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। और संक्षेप में मैं अंत में कहना चाहूँगा कि वही लोग आगे चलते हैं जिनके पास जानकारी का रोशनी हो। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। लीजिए जनाब, वक्त आ गया दोस्तों, साहिबान, मेहरबान, वक्त आ गया आपको एपिसोड 31 में पूछे गए सवाल के जवाब बताने का, जो इस तरह था। मुख्य आयुक्त निशक्तजन यानी कि चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के कोर्ट में शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत या केस दर्ज कराते हुए कितनी फीस अदा करनी पड़ती है? ए 10,000 रुपए, बी 100 रुपए, या सी कोई फीस नहीं देनी पड़ती? और जनाब, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि कोई फीस नहीं देनी पड़ती। और भाग्यशाली विजेता का नाम जाहिर सी बात है बताएंगे हमारे साथी प्रणय गड़ुदिया। थैंक यू सलीमा जी।
दोस्तों, एपिसोड 31 के लकी विनर हैं हांडिया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मिस्टर अनिल पांडे। पांडे साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। दोस्तों, ध्यान रहे कि हर एक राज्य स्तर पे आयुक्त निशक्तजन का दफ्तर होता है, यानी कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और सेंट्रल लेवल पे चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी मुख्य आयुक्त निशक्तजन का दफ्तर होता है। इन दफ्तर में आप अपनी कंप्लेन बहुत आसानी से दायर कर सकते हैं, कोई फीस नहीं लगती, और ये कंप्लेन की सुनवाई के दौरान भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है। अधिक जानकारी के लिए बेझिझक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अरशद भाई, फटाफट एपिसोड 37 यानी 37 का सवाल तो पूछिए। भाई देखिए, ऐसा है कि उस महान हस्ती का नाम बताइए जिसका जन्मदिन 4 जनवरी को था और डेथ एनिवर्सरी 6 जनवरी को थी। इस दृष्टिहीन व्यक्ति ने एक ऐसी शानदार चीज का आविष्कार किया जिसने दुनिया भर के दृष्टिहीन लोगों का जीवन ही बदल कर रख दिया। और आपके ऑप्शंस हैं ए धृतराष्ट्र, बी हेलन केलर या सी लुई ब्रेल। Name the great personality whose birthday was on the 4th of January and death anniversary was on the 6th of January. This blind person invented something wonderful which has made an everlasting difference to the lives of blind people all over the world. Your options are A. Dhritarashtra, B. Helen Keller and C. Louis Braille. और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और अब इजाजत चाहेंगे कि अगले हफ्ते फिर से हमारी मुलाकात हो। सलीमा जी, आप बोलिए ना। क्या बोलूं? बाय बाय, खुदा हाफिज, खुश रहिए और हमारा प्रोग्राम सुनते ही रहिए। ये काम बहुत अच्छा करती है आप। खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी